हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो प्रीवियस क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लिया था। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में हमने काफ़ी सारे डिफरेंस देखे थे, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम देख रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेलिज क्या है। सेल ऑर्गेनेलिज क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल में, तो उनके बारे में हम देखेंगे। हर एक सेल ऑर्गेनेलिज को हम अच्छे से समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम जिसे हम सेंट्रियोल भी बोल सकते हैं, और साथ में हम देखेंगे वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, जितने भी आप सेल ऑर्गेनेलिज सोच सकते हैं, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेलिज सिलेबस में हैं, तो उन सारे सेल ऑर्गेनेलिज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सभी को हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हम आज आगे बढ़ते हुए सेल ऑर्गेनेलिज को देखते हैं। अभी हमारे चैप्टर में कुछ पॉइंट्स जो है तो बचे हुए हैं जिन्हें हमें कवर करना है। कुछ टॉपिक्स हमें अभी कवर करने हैं, जैसे कि डिफ्यूज़न के बारे में देखना है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस क्या है, उसके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या वहाँ पर डिफरेंसेस हैं, कहाँ पर डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी, कहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। और साथ में हम देखेंगे कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, कहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और साथ में हम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे चैप्टर में बच जाएंगी, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको भी हम एक लास्ट में, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे, ताकि हमारा कोई भी पोर्शन यहाँ पर बच न जाए, यहाँ पर कोई भी पोर्शन हमारे चैप्टर में रह न जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिज देखते हैं और बहुत ही अच्छे से सारे सेल ऑर्गेनेलिज को हम यहाँ पर अपने चैप्टर में समझते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिज क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलिज। तो सेल ऑर्गेनेलिज आर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल। किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है, फ्लूइड होता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ वहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि वो कुछ न कुछ उसका यूनिक शेप होता है और वो कुछ न कुछ यूनिक फंक्शन होता है। तो हैविंग यूनिक शेप एंड फंक्शन, और उनका यूनिक शेप और फंक्शन होता है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स का एक पार्टिकुलर यूनिक शेप होता है, उनका एक प्रॉपर शेप होता है और उनका एक यूनिक फंक्शन होता है। हर एक सेल ऑर्गेनेलिज का अपना फंक्शन अलग और उसका शेप भी दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज से अलग होगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेलिज में और देखते हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और कहाँ पर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और कहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होगी, वहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, कहाँ पर सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो वो कौन से सेल ऑर्गेनेलिज हैं, तो वो कौन से सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनको हम अच्छे से देखते हैं और उसके बाद में हम आगे फिर और डिटेल में उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें, सिंगल मेम्ब्रेनस अगर हम देखें, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हम देखें तो वो कौन से हैं? वैक्यूल्स, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वैक्यूल हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या होता है जहाँ पर सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर इसे यहाँ पर हम बनाएं, अगर हम इसे बोले कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो सेल ऑर्गेनेलिज यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगर हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज देखें तो जैसे कि हो गया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस यहाँ पर इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस चीज़ को हमने अभी प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस है न्यूक्लियस के पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और प्लास्टिड्स जो हैं, तो इन सभी सेल ऑर्गेनेलिज में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मतलब अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर ये जो सेल ऑर्गेनेली है यहाँ पर दो मेम्ब्रेन होगी, इनर होगी और एक यहाँ पर आउटर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मेम्ब्रेन लेस यानी कि वहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं? ये हैं राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम एंड
सेंट्रोसोम, दीज आर दोज सेल ऑर्गेनेलीज दैट हैव नो मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम को हम सेंट्रियोल भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज में, इन सभी सेल ऑर्गेनेलीज में यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती है। इसीलिए आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे थे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या हुआ था कि राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। वहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है और उसे हम बोल रहे हैं क्या, राइबोसोम। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बोला था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं और प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं था। वहाँ पर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट था जो कि राइबोसोम था और उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी, वहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अभी एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया सेल ऑर्गेनेली के। तो इस तरह से आपने अभी एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया सेल ऑर्गेनेली के बारे में। अब हम धीरे धीरे एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनेलीज को एक एक करके अच्छे से देखते हैं। तो हम सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली देखते हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली देखते हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम अच्छे से समझते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेल ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडो का मतलब हुआ कि अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं इनसाइड, इसको हम लिख सकते हैं एंडो का मतलब कि इनसाइड, और प्लाज्मिक का मतलब हुआ कि प्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक। और रेटिकुलम का मतलब हुआ कि नेटवर्क। तो किस चीज़ का नेटवर्क, तो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क। यहाँ पर किस चीज़ का नेटवर्क होता है, ट्यूब्यूल्स का। तो प्लाज्मा के अंदर जो नेटवर्क पाए जाते हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे, डायग्राम से, तो यहाँ पर हमने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसे बना रहे हैं और यहाँ पर हम एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के साथ चिपका हुआ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, हम इसे बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक पहला स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है SER और एक होता है RER, यानी एक में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और एक जगह राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो ये हमने जो यहाँ पर बनाया है तो इसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो इसे हम बोलेंगे SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस जो यहाँ पर हमने इसे बनाया है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के साथ एकदम उसके चिपके हुए, न्यूक्लियस से चिपके हुए कुछ स्ट्रक्चर्स, नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का जो नेटवर्क है, जाल है, तो उस नेटवर्क को, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब कि इंटरकनेक्टेड, ये जो नेटवर्क है यहाँ पर आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इससे कनेक्टेड है, ये बीच वाला स्ट्रक्चर इससे कनेक्टेड है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड ट्यूब लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो कैसे स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक है। यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक यानी पाइप जैसे कुछ स्ट्रक्चर है, ये ऐसे स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का जाल है, नेटवर्क है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर नेटवर्क बनता है, यहाँ पर एक जाल जैसा स्ट्रक्चर ये है। और यहाँ पर इसकी हम अगर बात करें तो ये किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि तो ये किस चीज़ में हेल्पफुल है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि मेम्ब्रेन को बनाने में। तो बायो का मतलब होता है लिविंग और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चीज़ों को अगर आप तोड़ तोड़ करके समझेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि बाउंड्री और बायो का मतलब हुआ कि लिविंग।
तो ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाउंड्री है, जो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे ये बनाने में हेल्पफुल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिपिड्स से मिलकर बनी है और प्रोटीन्स से मिलकर बनी रहती है। तो यहाँ पर जो लिपिड्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो कौन बनाता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं तो वो कौन बनाता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने ये समझा कि ये किस चीज़ में हेल्पफुल है, डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर। तो लीवर में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करता है कि वो जो भी पॉइजनस मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, जहरीले सब्सटेंसेस हैं, तो उनको वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, उसको वो बाहर निकालता है और हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड वेसल्स को अच्छे से क्लीन रखता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके ये रोल प्ले करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, RER एंड SER। तो सबसे पहले हम देखते हैं RER। RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक और यहाँ पर R से मतलब हो गया रेटिकुलम। तो यहाँ पर SER में आप लिख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से आपको इसके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। तो RER की बात करें तो यहाँ पर राइबोसोम्स जो हैं तो अटैच टू द आउटर सरफेस। तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो उसके बाहर जो है, उसकी बाहर की सरफेस में, सतह पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलेंगे राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस में। और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर नोट कीजिए कि यहाँ पर रेड कलर से हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आप क्या बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, ये राइबोसोम्स हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो बेसिक सा डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स का, तो बेसिक सा डिफरेंस यही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। तो यहाँ पर आप इसे नोट कीजिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक है और यहाँ पर स्मूथ है। तो RER और SER में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर स्मूथ स्ट्रक्चर दिखता है, स्मूथ सरफेस एंड डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। तो डिवॉइड का मतलब हुआ कि एब्सेंट, कोई भी चीज़ अगर एब्सेंट है तो हम उसे क्या यूज करेंगे, डिवॉइड वर्ड यूज करेंगे। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आगे देखते हैं तो ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER किसका फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। लिपिड्स यानी कि कुछ फैट लाइक सब्सटेंस, कुछ फैट लाइक ऑयली सब्सटेंसेस को ये बनाते हैं। और स्ट्रक्चर आप यहाँ पर दो स्ट्रक्चर यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, मोडिफिकेशन एंड फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो मोडिफिकेशन एंड फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, तो यहाँ पर RER एक और यहाँ पर वर्क करता है, एक और इसका फंक्शन है कि ये मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन्स की, और यहाँ पर क्या करता है कि प्रोटीन्स की फोल्डिंग करता है। मतलब कि जो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं तो उनको ये अच्छे से स्टेबलाइज करता है, एक 3D स्ट्रक्चर देता है प्रोटीन्स को। मॉडिफिकेशन से मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या करता है, ये ग्लूकोज की चेन्स को ऐड करता है। और साथ में फोल्डिंग का मतलब हुआ ये क्या करता है कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो बनाता है, जिससे कि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए। और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाकर ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। और साथ में ये मॉडिफिकेशंस करता है, ग्लूकोज की चेन्स को ऐड करता है, और साथ में ग्लूकोज की चेन्स को ऐड करता है ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे, एक 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन को मिल पाए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अच्छे से समझा। अब हम दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम गोल्जी अपैरेटस को हम अच्छे से देखते हैं। गोल्जी अपैरेटस को हम गोल्जी बॉडीज भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी अपैरेटस क्या है, ये किस तरह का सेल ऑर्गेनेलीज है। तो ये किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898।
तो गोल्जी बॉडीज़ को या फिर गोल्जी अपैरेटस को किसने डिस्कवर किया? एक साइंटिस्ट हैं कैमिलो गोल्जी, 1898 में उन्होंने डिस्कवर किया। और कहाँ पर डिस्कवर किया? उन्होंने नर्व सेल्स को डिस्कवर किया। उन्होंने नर्व सेल्स में देखा, आउल्स के नर्व सेल्स में उन्होंने देखा कि वहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और उन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या बोला कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे? ये गोल्जी बॉडीज़ कहलाएंगे। तो ये गोल्जी अपैरेटस को हम क्या बोल सकते हैं? एक तरह का हम इसे बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो जैसे न्यूक्लियस को हमने ब्रेन ऑफ द सेल बोला था, उसी तरह गोल्जी अपैरेटस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस का मतलब हुआ कि इसका काम है स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना, मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स को ये पैक करता है, प्रॉपर इसकी पैकेजिंग करता है प्रोटीन्स की और ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। और साथ में ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम्स जो एक तरह के क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली होते हैं। तो इसका फॉर्मेशन भी कौन करता है? गोल्जी बॉडीज़ करती हैं। तो इस तरह से आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखे कि ये किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया। कहाँ पर डिस्कवर किया? आउल्स की नर्व सेल्स में। हालांकि आपको ये सब बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर देखने हैं कि गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है कि ये लाइसोसोम्स को बनाता है, पैकेजिंग में यहाँ पर इसका रोल है, और साथ में ये ट्रांसपोर्ट करता है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक टर्म हमने लिखा है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब हुआ कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका जो शेप है ना, वो चेंज होता रहता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर चेंज होती हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं प्लियोमॉर्फिक। और गोल्जी बॉडीज़ कहाँ पर लोकेटेड हैं? लोकेशन नियर न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के पास ही रहती हैं, ताकि अगर कोई भी चीज़ हमें स्टोर करनी है, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, तो फटाफट ये कर पाए। तो इसका न्यूक्लियस के पास इसका लोकेशन है, इसकी जगह है। इसके बाद ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो वो एक्रोसोम किस चीज़ से मिलकर बना होता है? वो गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज से मिलकर बनता है। और एक्रोसोम क्या करता है कि वो कुछ एंजाइम्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हाइल्यूरोनिडेज और एक्रोसिन जैसे कुछ वहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो एग की आउटर लेयर जो कि जोना पेलुसिडा है उसको वो पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि एक्रोसोम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? गोल्जी अपैरेटस का। तो यहाँ पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। गोल्जी अपैरेटस क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक झोले जैसा है, यानी यहाँ पर ये स्टोरेज का काम करता है। अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाकर देखें, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं एक ये न्यूक्लियस है, इसे हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें अच्छे से लंबे समय तक याद रखनी है तो हमें उसको अच्छे से एक डायग्राम के फॉर्म में समझना चाहिए। तो इसे न्यूक्लियस बोल रहे हैं। यहाँ पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर बना देते हैं। तो ये जो हम यहाँ पर बना रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दो तरह के यहाँ पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स यहाँ पर बनाए। तो यहाँ पर एक जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देख रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे गोल्जी अपैरेटस। तो ये काफ़ी सारी संख्या में होते हैं, काफ़ी सारे नंबर में होते हैं, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज़। तो ये बहुत ही सिंपल से और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो समय के साथ चेंज होता रहता है। अगर इन्वायरमेंट में कंडीशंस बदल जाएंगी और सेल की रिक्वायरमेंट अलग होगी तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, दूसरे स्ट्रक्चर की तरह ये अपना शेप और साइज ये बदल लेगा, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं प्लियोमॉर्फिक। तो इस तरह से आपने समझा कि गोल्जी अपैरेटस को हमने सैक लाइक क्यों बोला है, और इसे हमने पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोला है कि ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में देखते हैं और अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं। अब हम एक दूसरा सेल ऑर्गेनेली देखते हैं जिसे हम बोल रहे हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। तो वैक्यूल्स को समझते हैं। तो वैक्यूल्स आर सैप लाइक स्ट्रक्चर। तो वैक्यूल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे स्ट्रक्चर हैं? सैक लाइक, यानी इनका भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है जिस प्रकार का स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडीज़ का था।
क्योंकि इसका भी काम है कि ये स्टोरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सबसे पहला फंक्शन हम देख रहे हैं स्टोर वाटर। तो वाटर वगैरह जो भी एक्सेस क्वांटिटी में रहता है तो सेल के अंदर, तो स्टोर करने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या करता है? वाटर स्टोर करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है, और रिजर्व फूड यानी जब भी फूड एक्सेस क्वांटिटी में रहता है तो उसको रिजर्व करके रख लेता है। मतलब कि अगर फूड की क्वांटिटी ज़्यादा है, सेल ने ज़्यादा फूड बना दिया तो उसको अपने अंदर अपने पास स्टोर करके रख लेगा, ताकि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि वहाँ पर फूड की कमी हो तो वो वैक्यूल्स से पूरी की जा सके, वहाँ पर जो फूड प्रेजेंट हो उससे वो सेल अपना काम चला ले। तो वैक्यूल्स क्या करते हैं? वाटर स्टोर करते हैं, मिनरल्स स्टोर करते हैं, और फूड को एज अ रिजर्व मटेरियल वो स्टोर करके रखते हैं। मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ द सेल। तो सेल की टर्जिडिटी को ये मेंटेन करता है, मतलब कि सेल जब भी वाटर एब्जॉर्ब करता है या जिसमें भी, मतलब कि सेल जब भी वाटर एब्जॉर्ब करता है या फिर जो भी फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि सेल का शेप मेंटेन रहना चाहिए। तो इसीलिए वैक्यूल्स का काम होता है कि सेल का एक प्रॉपर शेप वहाँ पर मेंटेन रहे, सेल स्टिफ रहे यानी बहुत ज़्यादा लूज ना हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वैक्यूल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो कॉमन इन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में सबसे ज़्यादा वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और एनिमल्स में, इन एनिमल्स द वैक्यूल्स आर आइदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। तो एनिमल्स के केस में, एनिमल सेल्स के केस में वैक्यूल्स या तो बहुत ही छोटे रहते हैं और साथ में ये, या फिर ऐसी सिचुएशन में ये एब्सेंट ही रहते हैं, मतलब कि वहाँ पर पाए ही नहीं जाते। तो वैक्यूल्स सबसे ज़्यादा प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और एक पॉइंट और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वैक्यूल्स ऑक्यूपाई 50 to 90% सेल वॉल्यूम। तो कभी कभी वैक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो 90% वॉल्यूम जो है सेल का उसको वहाँ तक ऑक्यूपाई करते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी अगर साइज़ देखी जाए तो प्लांट सेल्स में सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, और इतने बड़े हो जाते हैं कि सेल का जो वॉल्यूम है उसका 90% एरिया, 90% ये कैप्चर करते हैं, और ये इनका साइज होता है। तो इस तरह से आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखे। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें सैप फील्ड यानी सैप फील्ड स्ट्रक्चर है। मतलब कि सैप का मतलब हुआ कि एक ऐसा फ्लूइड जिसमें वाटर हो, अमीनो एसिड्स हो, शुगर्स हो और वेस्ट प्रोडक्ट हो। तो ऐसे हम फ्लूइड को क्या बोलेंगे? हम ऐसे फ्लूइड को बोलेंगे ये सैप लाइक। तो सैप फील्ड यानी ये सैप फील्ड स्ट्रक्चर है। वैक्यूल्स आर सैप फील्ड स्ट्रक्चर्स एंड दे कंटेन अ फ्लूइड विच हैज़ वाटर, अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं इसके अंदर। तो वैक्यूल्स का काम क्या हुआ कि ये स्टोरेज का काम करता है। अगर एक डायग्राम से हम यहाँ पर समझें, तो अगर एक हम ये प्लांट सेल का डायग्राम बना रहे हैं, तो अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो बहुत बड़े साइज के होते हैं। अगर इतना बड़ा वैक्यूल है तो ये न्यूक्लियस को यहाँ पर साइड में ये फेंक देता है। तो ये न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पर हमने एक न्यूक्लियस बनाया है, इसे हमने क्या बोला है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है? वैक्यूल्स है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये वैक्यूल्स बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वैक्यूल्स का क्या इतना इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम देखते हैं कि दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में देखते हैं। अब हम लाइसोसोम्स के बारे में देखते हैं कि लाइसोसोम का क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल है। अब हम एक और सेल ऑर्गेनेली देख रहे हैं जिसका नाम है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइसोसोम्स कैसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, किस प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो लाइसोसोम्स एक तरह के स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं, और इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, और ये कैसे स्ट्रक्चर हैं? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं। इसका भी काम बहुत ही सिंपल सा है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मतलब लगभग इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इन एंजाइम्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये क्या करते हैं? ये होल्ड करते हैं एंजाइम्स क्रिएटेड बाय सेल्स। तो जो भी सेल एंजाइम्स बनाता है, जो भी सेल अपने अंदर जो एंजाइम्स बनाता है, तो वो कहाँ स्टोर करता है? वो लाइसोसोम्स के अंदर स्टोर करता है। वो एंजाइम्स कहाँ स्टोर होते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स स्टोर होते हैं। लाइसोसोम्स उन एंजाइम को अपने पास होल्ड करके रखता है, ताकि जब भी उन एंजाइम्स का काम हो, जब भी उन एंजाइम्स की ज़रूरत हो, तो वो अपना काम निकाल सके।
तो क्या करता है ये, कीप्स सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल और वर्न और डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। और जो भी डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेलीज हैं तो उनको ये क्या करता है, ये क्लीन करता है बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि सेल ऑर्गेनेलीज जो भी पुराने कटे फटे या जो भी डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेलीज रहते हैं, जो भी सेल में ऐसे पार्ट्स जो होते हैं सेल के कंपोनेंट्स जिनका आप ज़रूरत नहीं है, फालतू में वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं, तो लाइसोसोम्स क्या करता है कि उन जो भी वॉर्न आउट या फिर जो भी डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है। मतलब कि वहाँ पर उसको बिल्कुल भी, तो वहाँ पर उसे वो डाइजेस्ट कर देता है, मतलब पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि लाइसोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल को क्लीन करने में। और इसके बाद हम इसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एंजाइम्स होते हैं कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट अ सेल। इसमें इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल को डाइजेस्ट कर सकें, इसलिए हम इसे यहाँ पर बोल रहे हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ऑल्सो हेल्प्स इन डिफेंस बाय अटैकिंग एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट। तो जो भी सेल के अंदर जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सेल के जैसे नहीं है, सेल से मिलते जुलते नहीं है, सेल के किसी काम के नहीं है, जो भी डेंजरस या फिर हार्मफुल जो भी ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको क्या करता है लाइसोसोम्स वहाँ पर अटैक करता है और एक तरह से डिफेंस प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है सेल को। और ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है ऑटोफेजी में। मतलब कि यहाँ पर ये क्या करता है, ऑटोफेजी करता है, मतलब कि खुद की ही ये डिस्ट्रक्शन करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है। लाइसोसोम्स क्या करता है कि खुद का ही जो भी पार्ट्स है उसको डिस्ट्रक्ट करता है, उसको तोड़ता है, ताकि सेल जो है तो वहाँ पर सेल की हेल्थ जो है अच्छे से मेंटेन रहे। और ये साथ में किस में ये इन्वॉल्व रहता है, ये इन्वॉल्व रहता है एपोप्टोसिस में, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल है। तो इस तरह से आपने लाइसोसोम्स के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम अपने सेल ऑर्गेनेलीज ज़्यादातर कवर कर लिए हैं। अब हम जो भी सेल ऑर्गेनेलीज बच गए हैं, जैसे कि जो भी सेल ऑर्गेनेलीज बच गए हैं, जैसे कि अभी हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे हमने बोला है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और हमें राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिड्स के हमें टाइप पढ़ना है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इन सब के बारे में हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देते हैं, फास्ट रिप्लाई देते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।